हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी की क्लास पर। हम आज जानेंगे भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेश, अर्थात भारत की जो पूरी की पूरी आकृति है, इसकी भू आकृति की जो है वो कितने जोन में बटी है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे आप पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय श्रृंखलाएं, यानी कि हिमालय पर्वत के बारे में। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो हिमालय पर्वत है यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक आते हुए ऊपर तक जाता है और इधर भी आता है, हिमालय का क्षेत्र यहाँ तक आता है। इस तरीके से उत्तर पर्वतीय श्रृंखलाएं हिमालय को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और मध्य हिमालय। 3 भागों में बांटकर आप हिमालय को पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। दूसरी जो स्थिति है भारत की वो है उत्तर का विशाल मैदान। ये दूसरे नंबर पे यहाँ से ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये उत्तर का पूरा विशाल मैदान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ये नदियां गुजरती है। तीसरे नंबर पे जो भारत की भू आकृति की बात हो रही है उसमें देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार जो है ये जो भारत का यहाँ से हिस्सा शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश से लेके और नीचे तक का ये हिस्सा जो आएगा इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत का प्राचीन कठोर भूभाग होता है यहाँ, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ जमीन होती है और खेती करना बहुत मुश्किल होता है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे आप देखेंगे भारतीय मरुस्थल प्रदेश, यानी कि थार मरुस्थल, जो राजस्थान के तरफ का क्षेत्र है वहां अधिकांश ये वाला ये रेगिस्तानी है और ये थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में फैला है। यहाँ की भूमि कैसी होती है? रेतीली होती है। तो जब आप भारत के भू आकृतिक प्रदेश को जान लेंगे, कहाँ कौन सी पैदावार होती है और कितनी वर्षा कहाँ होती है, ये सब स्थिति जानने को आपको मिलेगी। इसके बाद नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं समुद्रीय तटीय मैदान। समुद्र के पास के जो प्रदेश होते हैं, देखो ये वाले, ये समुद्र के पास का जो एरिया है इसको हम कहते हैं, ये जो हुआ पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम का तटीय मैदान ये, और ये हो गया इतना पूर्वी, इतना वाला हिस्सा हो गया पूर्वी, क्योंकि समुद्र के आसपास का जो मैदान होता है तटीय मैदान, तो इसे हम कहेंगे पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी हो गया ये और पश्चिमी हो गया ये। तो नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद नंबर 6 देखेंगे आप द्वीपीय समूह। ये देखिए जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, यानी कि समुद्र के बीच की जो भूमि आती है और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं हम द्वीपीय समूह। तो ये है अंडमान निकोबार का, और इधर आप देखेंगे तो ये लक्षद्वीप, ये इधर लक्षद्वीप। तो इस तरीके से आप अगर पूरे भारत का भू आकृतिक प्रदेश की बात करेंगे तो 6 भागों में हमने इसको बांटा हुआ है और 6 के 6 भाग आपको पता चल गए। अब इसमें क्रम से हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। यहां से क्वेश्चन बनते हैं हिमालय के। अब आप जरा देखो, सबसे पहले उत्तर पर्वतीय श्रृंखला क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो हिमालय पर्वत है उसको युवा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है निम्न के में से कौन सा पर्वत युवा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब इसको शब्द जुड़ा है युवा। युवा क्यों कहा गया है हिमालय पर्वत को, इसके पीछे क्या कारण है ये समझिए। और इसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अब समझो जरा। उत्तर पर्वतीय श्रृंखला की अगर बात करते हैं, महान हिमालय पर्वत का एक प्रमुख भाग है ये वाला उत्तर, यानी कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख इधर के ओर फैला हुआ है उसकी बात हो रही है। यह भारत की उत्तरी सीमा पर फैला है। हिमालय भूगर्भीय दृष्टि से युवा पर्वत है। क्यों है युवा पर्वत? अब युवा पर्वत के बारे में जानिए। जिस पर्वत का निर्माण भूगर्भीय दृष्टि से अपेक्षाकृत हाल ही में हुआ हो, यानी कि प्रमाण ये मिलते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण अभी नवीन, यानी कि अभी हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है हिमालय पर्वत, और आगे भी हो रहा है, ये अपनी युवा अवस्था में है देखो। और जिसकी ऊंचाई आकार में आज भी परिवर्तन हो रहा हो उसे युवा पर्वत कहते हैं। समझ में आ गया? ये क्या हुआ? युवा पर्वत है। और भारत के अंदर दूसरा पर्वत जो देखने को मिलता है जो बहुत पुराना है वो से है विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। तो ये युवा पर्वत की बात हो रही है। तो हिमालय कैसा पर्वत की श्रेणी में है? युवा पर्वत। नेक्स्ट अब देखो बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई,
किस तरीके से हिमालय पर्वत बना, ठीक है ना, इसकी कहानी को समझेंगे। हिमालय पर्वत, अब जरा आप डायग्राम को देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब समझो, लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले यहाँ तैतीस भूसम्मिलित नाम का एक समुद्री क्षेत्र था। ये बीचों बीच एक समुद्र था। अब से 7 करोड़ वर्ष पहले ये एक समुद्र था जिसको हम तैतीस सागर के नाम से जानते थे। इतना समझ में आ गया। और इसके अगर दक्षिण में देखते हैं तो ये जो भूमि थी, ये जो समुद्र के इधर दक्षिण में, इस भूमि का नाम था गोंडवाना लैंड। क्या नाम था इसका, ठीक है ना। और अगर पूरब की बात करें, उत्तर की, इसके उत्तर में जो भूमि का भाग था इसका नाम था अंगारा लैंड। उत्तर में क्या था, अंगारा लैंड, और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड, और बीच में कौन सा सागर था, तैतीस सागर। ये तो हुआ अब से 7 करोड़ वर्ष पहले ऐसा था। तो क्या हुआ, इन दोनों भूभावकों के बीच 33 सागर था। समय के साथ इन दोनों भूभावकों की प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो इनकी प्लेटें हैं, इनके नीचे का भाग है, ये समय के साथ साथ एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ने लगी। और जब ये बढ़ने लगी, फिर क्या हुआ, तलछटी मुड़ गई। ये आपस में देखो, ये 33 सागर था, ये आपस में दबाव बढ़ा, ये ऐसे नीचे से ऊपर को और उबाव आने लगा। देखो ये कोई बीच में भाग है, और किसी चीज को ऐसे मिलाओगे तो जो ये बीच में वाला भाग है ये ऊपर को उठेगा। तो यही हुआ कि ये दोनों जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब आपस में ऐसे मिले तो नीचे ये जो रेतीली भूमि थी या कुछ थी, इनमें दबाव के कारण ये ऊपर को उठने लगी, वलन होने लगा और ऊपर को उठने लगी, और इस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से तो यानी कि अब से 7 करोड़ वर्ष पहले धरती पे क्या था, कौन सा सागर था, 33 सागर। तो इस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इन्होंने हिमालय पर्वत के नाम पे अलग अलग थ्योरी दी। वे थ्योरी कौन सी है ये समझो। सबसे पहले अगर कोबर का भू संवलन सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भू संवलन सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है किसका आया था ये सिद्धांत, कोबर का। या नाम देके पूछ लेते हैं, कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया। अब इसने क्या बताया था अपने सिद्धांत में, हिमालय पर्वत के बारे में दी थी इसने थ्योरी कि हिमालय का पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। इसने क्या कहा था, कोबर ने हिमालय की उत्पत्ति को समझाने के लिए भू संवलन सिद्धांत, जियोस्नाइलाइन थ्योरी भी इसके नाम से इंग्लिश से भी आ जाती है, दिया। दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा, उनके अनुसार 33 भू सम्मति में बहुत अधिक अवसाद जमा हुआ, यानी कि नीचे बहुत ज्यादा गर्दा जमा हो गया। ये नीचे इसके समुद्र के नीचे गादसी जमा हो गई और दोनों ओर से दबाव पड़ा। अब उत्तर में क्या था, अंगारा लैंड, और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड। दोनों आपस में जब एक दूसरे की प्लेटें ऐसे नीचे को दबाव के कारण बढ़ने लगी तो ये जो गर्दा जमा था ये उभार के रूप में ऊपर आने लगा। अब अवसादों में वलन बनने लगा और इन्हीं वलनों से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण। देखो ये वलन ऊपर को ये उठने लगी और फिर जाके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा, कई साल कई करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। 7 करोड़ वर्ष पहले की बात हो रही थी, और धीरे 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 ये जो गति होती है ना, ये नहीं कि एकदम से 1-2 साल में देखने को मिलती है। आज भी हिमालय पर्वत का निर्माण धीरे धीरे हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, ये सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने। तो सिद्धांत का नाम पूछ लेता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये किसने दिया, हेरी हेस ने। इसने भी हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें बताई, और इसके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दी किसने थी, ये हेरी हेस। नाम ज्यादा पूछ लिया जाता है, अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम भी पूछ लिया जाता है। इस सिद्धांत को भी समझो, इसने क्या कहा था, हेरी हेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ज्यादा कंपटीशन में आया हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, से भी हिमालय की उत्पत्ति को समझाया जाता है। अब इसने क्या बताया, उस वाले कोबर के सिद्धांत में क्या था, गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड। लेकिन इसने क्या बताया, इसने देखा इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। इन्होंने भी यही बात बताई। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने कहा यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर गतिशील हुई। जो यूरेशियन प्लेट थी, इन्होंने इसको बताया यूरेशियन प्लेट, और ये इसने कहा ये दक्षिण की ओर बढ़ी ऐसे।
यूरेशियन प्लेट किधर को और बढ़ी, ये प्लेट का मतलब होता है भूमि की जो स्थल है ना, और भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गतिशील हुई, ये थी भारतीय प्लेट, ये उत्तर की ओर हुई। जब इनमें आपस में टकराव हुआ, बीच में तो वही सागर था, तैतीस सागर, तो जब इनमें टकराव हुआ, टकराने से इनमें बलन हुआ, यानी कि ऊपर नीचे ऐसे हुई, और इस तरीके से हिमालय का निर्माण हो गया। लेकिन इन्होंने किसके बारे में बताया, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, जबकि उन्होंने गोंडवाना लैंड बताया था, ठीक है ना, और अंगारा लैंड। इन्होंने क्या कहा, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो इनका तो सिद्धांत है, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया। क्लियर बात यहां तक समझ में आ गई। अभी क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ी देर में, देखते हैं कितने उत्तर आप दे पाओगे। नेक्स्ट, अब क्या हिमालय आज भी बन रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हिमालय रुक गया या आज भी इसका निर्माण ऊपर की तरफ हो रहा है या नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन ये है, देखो अब कहते हैं हाँ, हिमालय को अभी भी नवीन पर्वत माना जाता है, मतलब इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। इसकी ऊंचाई में आज भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, ऊंचाई आज भी धीरे धीरे इसकी बढ़ रही है। हिमालय क्षेत्र में क्या कैसे पता चलता है, भूकंप आते हैं। भूकंप आने का संकेत यही हो गया कि हिमालय पर्वत में आज भी वो नवीन पर्वत के रूप में इसलिए गिना जा रहा कि उसका निर्माण अब भी चल रहा है। इसके बाद नदियां अपना मार्ग बदलती है। भाई कब नदी अपना मार्ग बदलेगी, जब कुछ हलचल रहेगी, हलचल के कारण, नहीं तो नदी बह रही है, वो अपना मार्ग कब बदलती है, जब हलचल होती है या नीचे कोई भूकंप आते हैं, नदी अपना मार्ग बदल देती है। तो मार्ग बदलना संकेत करता है कि इसकी ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। हिमस्खलन होता है, यानी कि जो हिमस्खलन का मतलब जो हिमालय पर्वत में बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है अब भी, है ना। और धरातल में परिवर्तन होता रहता है, इसके धरातल में भी जहां आसपास की भूमि है वहां परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब नीचे जो प्लेटें हैं वो आज भी हलचल में है, और इसलिए हिमालय आज भी, हाँ भूकंप भी नहीं आ रहा, क्योंकि प्लेटें नीचे जो धरती के अंदर वे प्लेटें हैं उनमें आज भी वलन हो रहा है ना। तो इस कारण हिमालय का निर्माण अब भी जारी है, ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद झील निक्षेपण क्या है। अब आप ये समझिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और कंपटीशन में अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। कश्मीर में पीर पंजाब श्रेणी के पास लगभग 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीलिया निक्षेपों को करेवा कहा जाता है। ये एक शब्द आया इंपॉर्टेंट है, करेवा, देखो ये है करेवा निक्षेप। इसके नीचे जो होती है ये लिग्नेनाइट की प्लेट होती है, यानी कि पुरानी झीलों में जमा मिट्टी अवसाद बाद में सोकर जो निक्षेप छोड़ता है वहां करेवा का रूप मिलता है, यानी कि जो लिग्नेनाइट की जो परतें मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, करेवा। देखो फिर समझो, करेवा की पहचान कैसे करोगे। ऊंचाई कितनी होती है, 1500 1850 मीटर। निक्षेप क्या, इसे क्या कहते हैं, करेवा। और इसे मिलने के प्रमाण क्या है, लिग्नेनाइट। लिग्नेनाइट मिलता है इसके निक्षेप, इसके तलहटे में क्या मिलता है, लिग्नाइट, एक खनिज पदार्थ है लिग्नाइट, वो मिलता है। ये झीलियां निक्षेप पुरानी झीलों के अवसाद से बनते हैं, जो पुरानी झील होती है उसके अवसाद से ये बन जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं करेवा। इसके बाद हिमालय की विशेष बनावट। अब हिमालय की बनावट की अगर हम बात करें, हिमालय किस बनावट में है, विश्व की सबसे ऊंची तथा पूर्वी पश्चिम में फैली विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है हिमालय पर्वत में ही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो लंबाई कितनी हो, लगभग 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई, और औसतन चौड़ाई कितनी है इसकी, लगभग 150 से लेके 400 किलोमीटर चौड़ाई तो होगी हिमालय की इतनी, 150 से लेके 400 किलोमीटर तक, और ऊंचाई कितनी होगी, लगभग 2500 किलोमीटर तक। इतना ऊंचा हिमालय है, लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। कभी कभी हिमालय की लंबाई चौड़ाई भी पूछ ली जाती है, जब मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें पूछा हुआ है तो याद रखोगे। तो सबसे बड़ी हिमालय की चोटी का नाम क्या है, भारत की नहीं बात करती, पूरे हिमालय की बात हो रही, नेपाल में है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हाँ देखो माउंट एवरेस्ट। और भारत की अगर बात करें, K2, ठीक है ना, K2, ठीक है। हाँ अभी देखो
अब ये सिंथेटिक्सियल बैंड क्या है, ये वाला बैंड समझो, ये इस बैंड, ये कौन सा हिमालय पर्वत पे जो बैंड आते हैं उस बैंड का क्या नाम है, सिंथेटिक्सियल बैंड। अब समझो ये क्या है, हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है, यानी कि पश्चिम से लेके पूरब की ओर ये फैला हुआ है। अब जैसे पूरब में जाएंगे तो वहां हिमालय ऐसे मुड़ता है, देखो हिमालय ऐसे मुड़ा हुआ, ये इसी तरीके से अगर इधर देखे पश्चिम में, ये मुड़ गया ऐसे, ये मुड़ गया, तो ये इधर जो है पश्चिम में, इधर है नंगा पर्वत, जहां से ये मुड़ा हुआ है उस पर्वत का नाम क्या है, नंगा पर्वत, पश्चिमी मोड़। जब यहाँ यो जो पर्वत मुड़ा हुआ है ऐसे पश्चिम में, इस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। लेकिन अगर हम जाए पूरब में, इसका नाम है पूर्वी मोड़ पर जो मुड़ गया पर्वत, उसका नाम है नामचा बरवा। ये पूर्वी मोड़ हिमालय का क्या कहलाता है, नामचा बरवा, और इधर क्या कहलाता है, नंगा पर्वत। और इसको, इन मोड़ को क्या कहा जाता है, सिंटैक्सियल बैंड। ठीक है। अब ये हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, लेकिन इसके दोनों सिरों पर पर्वत श्रृंखला मुड़ जाती है, इन मोड़ को सिंटेशियल बैंड कहा जाता है। और पश्चिम में क्या है, इस मोड़ का नाम नंगा पर्वत, और इधर पूरब में नामचा बरवा। याद रखोगे ये बात भी। नेक्स्ट, हिमालय की ऊंचाई और चौड़ाई। देखो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर हिमालय की चौड़ाई घटती है। पश्चिम से कहां जा रहे, पूरब की ओर, तो उसकी चौड़ाई घटती जाएगी। पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर हिमालय की ऊंचाई घटती है, लेकिन ऊंचाई बढ़ती है, चौड़ाई घटेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। जब ये तो नेपाल में सबसे ऊंचा है, हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी, लेकिन चौड़ाई घटती जाएगी, है ना। तो अब देखो, अब पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय को किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला माना जाता है। आपके ऑप्शन है, ए प्राचीन मोड़द्वार पर्वत, नवीन मोड़द्वार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा उत्तर रहेगा, बी, बिल्कुल नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन का मतलब अब भी इसमें क्या हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है। नेक्स्ट, कोबर का भू संवलन सिद्धांत के अनुसार हिमालय के निर्माण से संबंधित प्राचीन समुद्री क्षेत्र कौन सा था। बताओ, अरब सागर, तैतीस सागर, कैस्पियन सागर या लाल सागर। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, तैतीस सागर। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कोबर के अनुसार 33 भू संवलन के दोनों ओर स्थित भूभाग कौन से थे। कौन से बताया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, या लारेशिया और पेंजिया, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीका प्लेट, या भारतीय प्लेट और प्रशांत प्लेट। ए हो जाएगा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार, किसने दिया था, हैरियस ने, हिमालय के दोनों निर्माण में मुख्य रूप से किन दो प्लेटों की टक्कर हुई। किसका हुई थी, अफ्रीकी और भारतीय प्लेट की, भारतीय और यूरेशियन प्लेट की, प्रशांत और भारतीय प्लेट की, अरब और यूरेशियन प्लेट की। बी, भारतीय और यूरेशियन प्लेट की। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय प्लेटों की गति किस दिशा में हुई है। तो ये जो गति हुई है वो हुई है सी, उत्तर की ओर। नेक्स्ट, हिमालय को आज भी नवीन पर्वत क्यों माना जाता है। हिमालय को नवीन पर्वत क्यों माना जाता है। आपके ऑप्शन है, इसमें ज्वालामुखी अधिक है, इसकी ऊंचाई और भू आकृति में आज भी परिवर्तन हो रहा है, यही है। चलो तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाट में लगभग 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील संबंधी जलोढ़ निक्षेपण को क्या कहा जाता है। देखो कितने ऊंचाई दी, अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए ना तो 90% बच्चे इसे गलत कर देंगे, क्योंकि तुम्हें अब पता चल गया करेवा क्या है। जो पुरानी झील के अवशेष थे उसमें अवसाद जमा होने से लिग्नेनाइट की प्लेट मिलती है, और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, 1500 से लेके 1850 मीटर की ऊंचाई पर जो पुरानी झीलें थी, और जो नई झीलें बन रही, जो पुरानी झीलों के अवशेष या गर्दा जो जमा हुआ उससे लिग्नेनाइट की परतें पाई गई, उसे ही करेवा कहा। नेक्स्ट, हिमालय की पश्चिमी एवं पूर्वी ओर मुड़ने वाली पर्वत श्रृंखला के मोड़ को क्या कहा जाता है। बी, सिंटेरियसियल बैंड। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंथेटिक बैंड से सही सुनियमित है? देखो, एक मोड़ता है इधर पूर्व की ओर, एक है इधर पश्चिम की ओर, ये है नामचा, नामचा, और इधर है नंगा। तो ये कौन सा है? पश्चिम की ओर, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है। हिमालय की औसतन चौड़ाई लगभग कितनी मानी जाती है? औसतन ऊंचाई 150 से 400 किलोमीटर। तो ये थे आपके, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन आपने 10 दिए थे, 10 के 10 ठीक किए। ठीक है ना। तो ये था आज, और कल पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा और।